परिवार को सुसंस्कृत कैसे बनाएं? पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं डॉक्टर प्रणव पांड्या द्वारा लिखित। ऑडियो 4। लादे नहीं ढाले। आदर्श और सिद्धांत कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्हें यदि किसी को बंधनपूर्वक अपनाने के लिए कहा जाएगा तो उससे स्वभावतः कष्ट होगा और लोग किसी अच्छी बात को भी स्वीकार ना करना चाहेंगे। परिवार में कोई समस्या आती है और उसका निर्णय किया जाता है तो वह निर्णय एक व्यक्ति के हित में होता है, दूसरे के विरोध में। प्रतिपक्षी ने भले ही गलती की हो पर वह बुरा मान जाएगा, इसलिए अपनी बात को नम्र और मधुर शब्दों में दलीलों के द्वारा समझाया जाए। अच्छी बातों को समझाने में बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। झिड़कन या कटु शब्द कहना भी बुरा है। ऐसे अवसरों पर समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी बुराई की सीधी टीका करने की उपेक्षा उसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए। किसी में आलस्य का अवगुण हो तो निरालस्यता और श्रमशीलता के लाभ बताकर उसको रचनात्मक सुझाव दिए जाए। तंबाकू पीना हानिकारक है, यह तो पीने वाला भी जानता है। आप तो उसे यह बताइए कि तंबाकू ना पीने से क्या लाभ हुए। व्यक्तिगत आक्षेप की बात तो हो तो भी जो उसका विरोधी गुण हो उसको व्याख्यान करने से लोगों को अपने निर्णय के पक्ष में किया जा सकता है। इससे अपनी बुराइयों को समझने का अवसर भी उन्हें अपने आप मिल जाता है। कथा कहानियाँ सुनाना। परिवार गोष्ठियों का प्रचलन पारस्परिक समस्याओं को लेकर प्रारंभ हो और अंत में उन्हें निर्माण की दिशा में अग्रसर किया जाए। आपसी संबंधों में यदि कुछ कटुता या बुराइयां आ गई हो तो कुछ दिन उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाए। इसके बाद उन्हें पारिवारिक सत्संग का रूप देना चाहिए। परिवार गोष्ठियों में कहानी सुनाने का विशेष महत्व है। हमारे घरों में सोते समय दादी, नानी और माताजी द्वारा कथा कहानियाँ सुनाने का प्रचलन है, पर उनमें कोई नैतिक आधार नहीं होता। कई बार तो वे गलत दिशा निर्देश करने वाली भी होती है। कहानियाँ शिक्षाप्रद और मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाली होनी चाहिए। इनसे परिवार के लोगों को अच्छी दिशा देने का कार्य पूरा होता है। घरों में अनपढ़ स्त्रियां और अविकसित बच्चे व्याख्यान नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी बुद्धि ही परिपक्व नहीं होती। कथा कहानी इतिहास और पुराणों के माध्यम से उन्हें शिक्षा देना और अपना उद्देश्य व्यक्त करना अधिक सरल होता है। कहते हैं प्राचीन काल में दक्षिण के किसी प्रांत के महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा अमर शक्ति बड़ा ही संपन्न, शक्तिशाली और प्रतापी था, किंतु अपने तीनों पुत्री बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति के मूर्ख, अविनीति और उच्चृंखल होने के कारण वह सदैव दुखी रहा करता था। उन पर किसी भी व्याख्यान, किसी भी अध्यापक की शिक्षा का प्रभाव नहीं होता था। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अंत में यह घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इन बालकों को धर्म, राजनीति, लोक व्यवहार की शिक्षा में निपुण बना देगा उसे 100 गांव पुरस्कार में दिए जाएंगे। अनेक शिक्षक और आचार्य आए पर उन उद्दंड बालकों के आगे 10 दिन भी टिक ना सके। खबर दूर दूर तक फैली। अंत में विष्णु शर्मा नामक एक आचार्य आए और उन्हें 6 महीने में ही बच्चों के व्यवहार कुशल, धार्मिक एवं राजनीतिज्ञ बनाने की प्रतिक्रिया की। आचार्य को तीनों पुत्र सौंप दिए गए। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उनका एक ही कार्य था, प्रतिदिन तीनों बालकों को बैठाकर उद्देश्यपूर्ण कहानियां सुनाना। कहानियां बच्चों को बहुत पसंद आई और वे विष्णु शर्मा के परम प्रिय शिष्य बन गए। इन कहानियों को विष्णु शर्मा ने 5 भागों में विभक्त किया, इसलिए अंत में इनका नाम पंचतंत्र पड़ा। भारतीय कथा साहित्य में उनका अपना विशिष्ट स्थान है। इन कथाओं में जीवन निर्माण के सभी आवश्यक तत्व को बड़ी निपुणता के साथ जोड़ा गया। कहानियाँ मनुष्य के अंतःकरण की भावनाओं को छूती हैं, इसलिए उनका प्रमाण अधिक और स्पष्ट होता है। हमें अपने परिवार प्रशिक्षण क्रम की कहानियाँ सुनाने का क्रम अवश्य रखना चाहिए। ऐसी कहानियों में धर्म कथाएं, नीति कथाएं, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ, ईशप की कथाएं, सभी प्रकार के गुण और चरित्र प्रेरक कहानियाँ कही जा सकती हैं। इन्हें प्रत्येक
अभिभावक को सीखना और पढ़ना चाहिए। कहानियाँ बड़ी जल्दी मस्तिष्क में उतर जाती हैं और देर तक नहीं भूलती। नित्य 1 घंटा कहानियाँ सुनाने के लिए पुस्तकें ली जा सकती हैं। बालकों का अधिकांश समय घरों में स्त्रियों के बीच बीतता है। 5 वर्ष तक बच्चे में जो आवश्यक संस्कार पढ़ते हैं वह माताओं के पास ही पड़े रहते हैं। अतः जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हें यह कहानियों की पुस्तकें प्रयत्नपूर्वक पढ़ाई जाए। जो नहीं पढ़ी उन्हें सुनाई जाए तो वे भी सीख सकती हैं। सुविधा के समय उन्हें अपने बच्चों की कहानियाँ सुनानी चाहिए। इससे बच्चों की बौद्धिक एकाग्रता बढ़ती है, उनकी विचार शक्ति जागृत होती है, साथ ही कल्पना के सार्थक दिशा मिलती है, जिससे बच्चों का चारित्रिक विकास तेजी से होता है। अतः कहानियाँ सुनाने और सीखने का क्रम प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। घटनाएं और समाचार। परिवार गोष्ठियों में अखबारों के समाचार भी सुनाने चाहिए ताकि सामाजिक स्थिति का भी ज्ञान रहे। शौर्य, सज्जनता, ईमानदारी की घटनाएं सुनाई जाए, यह भी कहानियों के समान ही मनोरंजक और प्रेरक होती हैं। अनैतिक लोगों द्वारा लोगों को ठगने, मूर्ख बनाने के अनेक समाचार और घटनाएं अखबारों में छपा करती हैं। अंधविश्वास से ठगे जाने और बेवकूफ़ बनने के समाचार आया करते हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए ताकि लोग सामयिक परिस्थितियों को समझ लें। बुद्धि की दिशा निर्माण परख हो यह अच्छी बात है, पर लोगों में चालाकी भी होनी चाहिए ताकि वे बुरे लोगों द्वारा ठगे ना जा सके। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। घरों में ज़्यादातर धन संपत्ति को लेकर ही झगड़े उठते हैं। इस तरह का अविश्वास लोगों को भ्रमित ना करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि घर के प्रत्येक सदस्य को आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी रहे। पूरी जानकारी ना होने से कभी कभी लोग आय से अधिक खर्च के लिए पैसे मांगते हैं और व्यय का संतुलन ठीक नहीं रखते। इसलिए प्रतिदिन के आय व्यय से लोगों को अवगत कराया जाता रहे। मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक बजट बनाकर लोगों के सामने रखा जा सकता है। आवश्यक लेन देन, खरीद फरोख्त की परस्पर चर्चा भी हो सकती है, राय ली जा सकती है ताकि किसी को यह कहने का अवसर ना मिले कि अमुक कार्य हमारी इच्छा के विपरीत हुआ है। मनोरंजन। परिजनों के सात्विक मनोरंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। संगीत, गायन, वादन का कार्यक्रम रखा जा सकता है। मेले ठेले घूमने लिवा ले जाएं। कोई धार्मिक या सामाजिक चलचित्र दिखाए जाए तो उनसे कोई कहानी नहीं होती। दर्शनीय स्थलों की ओर ले जाया जा सकता है। तीर्थ स्थानों का भ्रमण, अच्छे लोगों के संपर्क में कुछ दिन समय बिताते का भी कार्यक्रम होना चाहिए। इन सब कार्यक्रमों का परिवार के सदस्य भावना और ईमानदारी के साथ पालन करें तो परिवार के पालन पोषण के साथ उनकी बौद्धिक और चारित्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। परिजनों के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान बढ़ाना, समय निकालना और कार्यक्रम बनाना हर गृहस्थ का परम पवित्र धर्म कर्तव्य है। सभ्य समाज की रचना का आधार यही है। सुख समुन्नति तथा भौतिक समृद्धि का आत्म कल्याण और मानवीय लक्ष्य को भी इस तरह सरलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। परिवार एक महत्वपूर्ण संगठन है। पारिवारिक जीवन मनुष्य के विकास और सुविधाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण और उसकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, यह उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली संगठन है जिसके प्रभाव से एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े बड़े कामों में हाथ डालने का साहस कर सकता है, अनेक विघ्न बाधाओं का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। यद्यपि देश काल में परिवर्तन हो जाने के कारण अब बड़े परिवारों का संभाल सकना अधिकांश व्यक्तियों के लिए कठिन हो गया है, पर जो लोग स्वाभाविक उदारता, सहनशीलता और सूझबूझ के आधार पर उसका संचालन करते रहते हैं, वे लाभ में ही रहते देखे जाते हैं। यूरोप, अमेरिका के जिन देशों में पूर्ण रूप से यंत्रीकरण हो गया हो, वहाँ तो सम्मिलित परिवारों की प्रथा प्रायः समाप्त हो गई है, पर भारतवर्ष में जहाँ अभी तक कृषिजीवी जनसंख्या की ही सर्वाधिक है और धार्मिक परंपराएं भी भिन्न प्रकार की हैं, संयुक्त परिवार प्रथा
बड़ी उपकारी और आवश्यक होती है। उसमें अनेक व्यक्तियों की शक्ति और साधन मिलकर सफलता की बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं और उससे परिवार का प्रत्येक सदस्य अकेले रहने की अपेक्षा बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। पर यह सब लाभ तभी संभव है जब लोगों में सहयोग, सच्चाई और समन्वय की भावना हो। जहाँ इनका अभाव होता है, वहाँ एक लेखक के कथा अनुसार सम्मिलित परिवार में कलेश, कलह, मनोमालिन्य, ईर्ष्या, द्वेष, आपाधारी, दुराव एवं कपट का बोलबाला रहता है। घर में जो अधिक कमाता है अथवा अधिक चतुर है, जिसकी चलती है, वह अपने स्त्री पुत्रों की सुविधा को प्रधानता देता है। बड़े छोटों पर रौब गांठते हैं, उन्हें अनुचित तरीके से दबाते हैं, छोटे बड़ों का समुचित सम्मान नहीं करते, अपमानजनक शब्द कहते और अवज्ञा करते हैं। कोई काम से जी चुराता है, किसी को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। खान पान, आदर सम्मान, कपड़े, जेवर, श्रम, विश्राम, मनोरंजन, जेब खर्च, बीमारी की चिकित्सा आदि में जब असमान व्यवहार होता है तो ईर्ष्या के अंकुर मन में उगते हैं। जब यह पनपते रहते हैं, एक के बाद दूसरी घटना इन अंकुरों को पुष्ट करने के लिए उपस्थित होती रहती है, तो मनोमालिन्य की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। ऐसे परिवार के लोग उन लाभों से वंचित रह जाते हैं जो संयुक्त कुटुंब प्रथा में मिलने चाहिए। इस कथन की सच्चाई में कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता। हम दोनों प्रकार के परिवारों के उदाहरण अपने आसपास में ही देख सकते हैं। कुछ परिवार जो अच्छी तरह अनुशासित है और जिनके सदस्य सुमित पूर्वक परस्पर सहयोग करने को प्रस्तुत रहते हैं, बराबर फलते फूलते रहते हैं। पर जिन परिवारों के सदस्य के मन में ईर्ष्या, द्वेष के भाव व्याप्त हो जाते हैं, वे शीघ्र ही चौपट भी हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने परिवार के सदस्यों को आरंभ से सुसंस्कृत बनाने की चेष्टा करता है और उनका मिश्रण तथा पालन पोषण ऐसे ढंग से करता है कि शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही उनमें आत्मिक गुणों की भी वृद्धि होती रहे। ऐसे सद्भाव उत्पन्न व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता को सहयोग दे सकने में समर्थ होते हैं।